सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत NIOS कक्षा 10 में जो मनोविज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे। और ये विषय जो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड है उसके अंदर भी ये जो सिलेबस है दोनों का पाठ्यक्रम है वो समान है। तो जो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक रहेगा, क्योंकि उनका मनोविज्ञान का विषय और साथ में NIOS जो बोर्ड है उसमें मनोविज्ञान का विषय दोनों में समान पाठ्यक्रम है, दोनों में पाठ जो है समान दे रखे हैं। तो दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थी इस पाठ को पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं लेसन नंबर 15, अभिवृत्ति, विश्वास और सामाजिक संज्ञान। तो देखो, जैसे कि नाम अभिवृत्ति का मतलब ये होता है कि हमारी जो पसंद नापसंद क्या है, यानी हम किसको पसंद करते हैं, किस व्यवहार को हम नापसंद करते हैं, ठीक है, वो अभिवृत्ति कहलाता है। कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हम वो व्यवहार हमें अच्छा लगने लग जाता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हमें वो व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं, ऐसे कौन सा व्यवहार है जो हमें अच्छे लगते हैं, ऐसे कौन से व्यवहार है जो हमें अच्छे नहीं लगते। समाज में रहते हैं तो समाज में ऐसे कौन से संज्ञान है, यानी ऐसे कौन से ज्ञान है जिनको हम ग्रहण करते हैं, जिसको हम स्वीकार करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिसको हम नकार देते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हम ये सभी चीज़ें देखेंगे। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं हम उसका मूल्यांकन करने लगते हैं। मूल्यांकन हम उसकी करना यानी हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है ना, उसमें गुण क्या क्या है। आप अपने दोस्त के बारे में सोचेंगे जो विश्वसनीय, सहायक और चिंता करने वाला है, और उसकी तरफ आपकी भावनाएं सकारात्मक और अनुकूल होगी। यानी जो आपका दोस्त है, जो विश्वसनीय है, यानी उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, वो हमेशा आपकी सहायता करता है, आपकी चिंता करता है, तो आपकी भावनाएं हैं वो उसके प्रति सकारात्मक होगी, यानी उसको आप अच्छा मानोगे, उसके प्रति आपका लगाव रहेगा और उसकी आपकी भावनाएं उसके प्रति अच्छा सोचेगी और उसी के अनुकूल होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको अपना पड़ोसी जोर से बोलने वाला लग सकता है, जो आपके परिवार की गतिविधियों में हस्तक्षेप करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए आपके मन में नकारात्मक एवं प्रतिकूल भावनाएं होना संभव है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में नफरत सी पैदा हो जाती है। इसी तरह हमारा परिवार, दादा दादी, पड़ोसी, दोस्त, राजनीतिक नेता और अन्य लोग हमारी अभिवृत्ति व विश्वास को लेकर बातचीत करते होंगे। तो इसी प्रकार तो हमारा जो अभिवृत्ति क्या है, यानी हमारी रुचि, पसंद नापसंद क्या है ना, और हमारा विश्वास को लेकर वो बातचीत करते हैं कि हाँ उसको मुझ पर विश्वास है कि नहीं, या हमें उन पर विश्वास है कि नहीं। हमें अपने आप को तथा दूसरे लोगों को समझने और अपने सामाजिक जगत का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। हमारी अभिवृत्ति और विश्वास हमें स्वयं को और आसपास के लोगों को समझने में सहायक होते हैं। इस पाठ में हम अभिवृत्ति की प्रकृति को समझेंगे। यानी अभिवृत्ति यानी कि किसी के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है आपका, आप उसके प्रति सकारात्मक सोचते हैं, यानी आप उसके अनुकूल हो, या आप उसके प्रति नकारात्मक सोचते हैं, या आप उसके प्रति प्रतिकूल हो। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, यही अभिवृत्ति कहलाती है। और इसकी प्रकृति कैसी यानी उसकी विशेषता क्या है, प्रकृति यानी उसकी विशेषता क्या क्या है, उसके बारे में हम इस पाठ में समझेंगे। हम यह भी समझेंगे कि अभिवृत्ति किस प्रकार बनती है, यानी किसी के प्रति हमारी पसंद नापसंद किस प्रकार बनती है, उन्हें किस प्रकार बदला जा सकता है, और अभिवृत्ति तथा व्यवहार के बीच क्या संबंध होता है। अंत में विश्व में घटित होने वाली घटनाओं के कारणों को खोजने का प्रयास करके हम सीख सकते हैं कि हम अपनी दुनिया को और अपने सामाजिक जगत में होने वाली घटनाओं का मूल्यांकन करने में अपनी त्रुटियों को कैसे समझ सकते हैं। यानी हमारे आसपास में जो भी घटनाएं होती है, हमारे समाज में जो भी घटनाएं होती है, उस पर जो कमियां हैं, त्रुटियां यानी जो कमियां हैं, उसको हम किस तरह से समझें, कैसे उसका मूल्यांकन करें। अब इस पाठ को पढ़ने के क्या उद्देश्य है। अभिवृद्धि के मुख्य घटकों का वर्णन कर सकेंगे, अभिवृद्धि एवं व्यवहार के बीच संबंध के वर्णन को स्पष्ट कर सकेंगे, किस प्रकार अभिवृद्धि के बदलाव को सरल और सुसाध्य बनाया जा सकता है इंगित कर सकेंगे, और सामाजिक संज्ञान और उसके पक्षपातों के संप्रत्य की व्याख्या कर सकेंगे। देखो, संप्रत्य यानी होता है कॉन्सेप्ट, आपका एक विचार, ठीक है, कि आप सामाजिक संज्ञान है, समाज में जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो, जो भी समाज के प्रति सोचते हो, उसके प्रति आपका क्या कॉन्सेप्ट बनता है, क्या आपके विचार बनते हैं, उसकी व्याख्या हम इस पाठ में कर सकेंगे। अब पढ़ते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट है अभिवृद्धि की प्रकृति, यानी कि अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि की क्या विशेषताएं होती है, क्या इसकी प्रकृति है, कैसे पहचाने की ये अभिवृद्धि है, ठीक है, इसके बारे में इस पॉइंट में हम जानेंगे। आप बार बार अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों, दोस्तों, अध्यापकों तथा अन्य लोगों से मिलते हैं। धीरे धीरे आप अपने प्रति उनके व्यवहार के बारे में सोचने लगते हैं।
फिर आपको उनके प्रति एक विशेष प्रकार के व्यवहार का अनुभव होता है और आप उसी ढंग से उनसे व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरे शब्दों में सोचने, अनुभव करने तथा व्यवहार के द्वारा हम दूसरे व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं तथा अपने सामाजिक जगत की सभी बातों के प्रति एक अभिव्यक्ति बनाने लगते हैं। यानी देखो, हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं, हमारे अध्यापक हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे आसपास के अन्य लोग हैं, जब वो जैसा व्यवहार हमारे साथ करते तो हम उसके व्यवहार को समझने लगते कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, जब वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना, हमें उसके अच्छे व्यवहार का अनुभव होता है, तो हम भी उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, और हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। तो इसी प्रकार हमारे समाज में कई व्यक्ति हैं, हमारे आसपास का जो माहौल के व्यक्ति है, हमारे परिवार के व्यक्ति है, कुछ ऐसी घटनाएं हैं, हमारे हमारे समाज में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके प्रति हमारी अभिव्यक्ति बन जाती है कि वो किस तरह की है। लोगों, वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रति हमारे अनुकूल या प्रतिकूल मूल्यांकन को अभिव्यक्ति कहा जाता है। अब देखो, आप अपनी कॉपी में या अपनी किताब में यहाँ से अंडरलाइन करवाना कि पूछा जाए अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, तो जो लोगों और वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रति जो हमारे अनुकूल या प्रतिकूल मूल्यांकन होता है, हमारा अनुकूल प्रतिकूल जो हमारे अनुभव होते हैं, हम जो सोचते समझते हैं उनके प्रति, है ना, वही क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। हम अपनी अभिव्यक्ति का संचार कथन के रूप में भी करते हैं। देखो, हमारी अभिव्यक्ति का संचार कथन के रूप में करते हैं। कथन यानी कहने के रूप में, जैसे कि मुझे आप पसंद है, हम कहकर, कथन करके, यानी सामने वाले को कहकर भी हमारे अंदर के अनुभव को व्यक्त करते हैं। तो हमारे अभिव्यक्ति को हम प्रकट कर रहे होते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? जैसे कि मुझे आप पसंद है, मुझे शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता है, या मुझे रॉक संगीत अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे हो कि क्या आपको पसंद है, क्या आपको नापसंद है। जब हम पसंद, नापसंद, प्रेम, घृणा, इच्छा, अच्छा और बुरा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या मुद्दे के प्रति अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे होते हैं। तो यही आप क्या कर रहे हो कि जब आप किसी भी नापसंद, पसंद, प्रेम, घृणा, अच्छा या बुरे शब्दों का प्रयोग करते हो, तो क्या करते हो, आप उनके प्रति अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हो। यानी आपकी रुचि क्या है, आपकी पसंद नापसंद क्या है, आप वो व्यक्त करते हो। अभिव्यक्ति के 3 पहलू होते हैं, संज्ञानात्मक, प्रभावी और व्यवहारिक। अब इनके तीनों के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ चुका है कि अभिव्यक्ति क्या होती है। अभिव्यक्ति यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रति जो हमारे मन में जो हमारे विचार बन जाते हैं, वही क्या कहलाती है, अभिव्यक्ति कहलाती है। वो अनुकूल भी हो सकते हैं, प्रतिकूल भी हो सकती है। तो हम जो मूल्यांकन करते हैं, है ना, मोटे रूप में अभिव्यक्ति वही है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना को देखते हैं, सुनते हैं या उनके बारे में हम अनुभव करते हैं, तो उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार बनता है, सामने वाले का व्यवहार देख के हमारा व्यवहार उसके प्रति कैसा हो जाता है। ठीक है, अगर अच्छा व्यवहार रहता है तो वही अभिव्यक्ति है। उसके प्रति हमारा बुरा व्यवहार रहता है, या हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं है, वो वस्तु पसंद नहीं है, वो घटना हमें पसंद नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो हमारा नकारात्मक या प्रतिकूल व्यवहार होता है। तो यही क्या है कि हम जब कहते हैं कि मुझे ये चीज़, फलाना चीज़ अब मुझे बहुत अच्छी लगती है, या वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, या वो व्यक्ति मुझे बुरा लगता है, या उसकी मुझे ये आदतें बुरी लगती है ना, मुझे ये चीज़ बहुत खाने में अच्छी लगती है, तो आप क्या कर रहे होते हो, आप उसके प्रति अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे होते हो। तो यही अभिव्यक्ति है। तो ये प्रेम है, घृणा है, पसंद, नापसंद, अच्छा, बुरा, इन शब्दों का जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना के लिए, तो वही क्या है, अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है। तो यही अभिव्यक्ति है। ठीक है, अब है संज्ञानात्मक भाग। तो अभिव्यक्ति के 3 पहलू बताए गए। पहला है संज्ञानात्मक, प्रभावी और व्यवहारिक। तो संज्ञानात्मक भाग में क्या होगा, ये उस सोच से संबंधित है जो मनोवृत्ति के प्रति विश्वास का विकास करता है। यानी कि ये वह सोच है जो मनोवृत्ति, यानी हमारी जो मन की अभिव्यक्ति है, मनोवृत्ति यानी अभिव्यक्ति, जो हमारी रुचि है उसके प्रति हमारा जो विश्वास है उसका विकास करता है। प्रभावी भाग, यह दिशा सकारात्मक या नकारात्मक भावना, व्यक्ति की मूल्यांकन तीव्रता या वस्तु अभिव्यक्ति के प्रति अनुभव किए गए संवेग से संबंधित है। यानी हम किसी के प्रति जो मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, वो हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये जो हमारे अनुभव होते हैं और उसमें हम संवेग से जो संबंधित करते हैं, अच्छा लगना, बुरा लगना, हमारे जो संवेग है ना, हमारी जो भावनाएं उस समय व्यक्त होती है, वही क्या है, प्रभावी भाग के अंतर्गत आता है। व्यवहारिक भाग, ये किसी भी वस्तु, अभिव्यक्ति के प्रति विशेष रूप से अभिनय की भावना है, संभावना है। अब व्यवहारिक में क्या होता है, व्यवहारिक यानी व्यवहार करना। हम सामने वाले को देखकर हमारा उसके प्रति जो नजरिया होता है, हमारा जो भी उसके प्रति रुचि या अरुचि हमारी उसके प्रति होती है ना, उसके प्रति हम उसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, या हमें वो वस्तु या घटना में पसंद है ना पसंद है, उसके आधार पर हम जो अभिनय करते हैं, हमारा जो व्यवहार प्रकट करते हैं, वही क्या है, व्यवहारिक भाग है।
तो देखो संज्ञानात्मक भाग यानी हमारे दिमाग में हमने उसके प्रति जो सोचा, उसके प्रति जो विश्वास या अविश्वास पैदा किया, वो क्या हो गया, संज्ञानात्मक भाग हो गया। प्रभावी भाग यानी हमारा जो संवेग उसके प्रति क्या है, हमारी भावनाएं उसके प्रति क्या है, वो किस में आ गया, प्रभावी भाग में हो गया, है ना। व्यवहारिक भाग, अब उसको देखकर यानी उस व्यक्ति वस्तु घटना के प्रति हमारी अगर नापसंद है तो हमारा व्यवहार उसके प्रति नेगेटिव हो जाएगा। हमारा उसका व्यवहार अगर वो हमें पसंद है, हमें वो अच्छा लगती है कोई वस्तु, व्यक्ति वस्तु घटना, तो उसके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये व्यवहारिक भाग के अंतर्गत हमारा उसके प्रति जिस तरह का हमारा अभिनय प्रकट हो रहा है, हम जिस तरह के व्यवहार उसके सामने प्रकट कर रहे हैं अपनी शारीरिक क्रियाओं से, वो व्यवहारिक भाग के अंतर्गत आता है। ये तीन पहलू सोचना, अनुभव करना तथा व्यवहार करना मिलकर किसी भी व्यक्ति व वस्तु के प्रति एक अभिव्यक्ति बनाते हैं। तो ये जो तीनों पहलू है, सोचना, अनुभव करना, व्यवहार करना, ठीक है, यानी सामने वाले के प्रति हमने क्या सोचा, ठीक है, हमने उसके प्रति क्या अनुभव किया और हमने उसके प्रति कैसा व्यवहार किया, ठीक है, और ये तीनों ही मिलकर व्यक्ति व वस्तु के प्रति एक अभिव्यक्ति बनाते हैं। किसी समय ये घटना किसी समय ये घटक असंगत हो सकते हैं, कभी असंगत भी हो सकते हैं, है ना। इस प्रकार आप अपने पड़ोसी के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति रख सकते हैं। वह समझदार और कठोर परिश्रमी है। अब देखो, आपका कोई पड़ोसी है, वो समझदार है, कठोर परिश्रमी है, तो आपका व्यवहार या आपका सोच, आपकी अभिव्यक्ति, आपका अनुभव, आपका विश्वास उसके प्रति क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। आपको वो अच्छा लगने लगेगा कि देखो कितना मेहनती व्यक्ति है, कितना, है ना, समझदार व्यक्ति है, तो उसके प्रति हमारी सकारात्मक सोच बन जाती है। तो ये क्या कौन सी हो गई, ये सकारात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है। लेकिन आपको उसका व्यवहार नापसंद हो सकता है, या आपको आपका पड़ोसी पसंद नहीं, लेकिन परिस्थितिवश आप उसकी सहायता करते हैं। दोनों ही बातों की संभावना रहती है। सामान्यतः अगर आपकी अभिव्यक्ति मजबूत है तो ये तीन घटक संगत रूप से विद्यमान रहते हैं तथा एक दूसरे का विरोध नहीं करते। उदाहरण के रूप में, अगर जाने माने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आपसे आपके पास के किसी स्थान पर आने वाले हैं और आपको क्रिकेट खेलना व देखना बहुत पसंद है, यानी अनुभूति क्या, यानी आपको पसंद है वो चीज़, है ना, बहुत अनुभूति है उसके प्रति, आपकी अनुभूति है, तो आप तुरंत ही सक्रियता से योजना बनाकर सोचने की प्रक्रिया, अब योजना बनाओगे क्या, सचिन तेंदुलकर से मिलने की, ठीक है, उसको देखने की, तो आप क्या करोगे, सक्रिय रूप से योजना बनाकर, यानी कि सोचने की प्रक्रिया। अब योजना बनाने में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो योजना बनाकर वहाँ जरूर जाएंगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो। यानी कि सचिन तेंदुलकर आपको क्या है, पसंद है, तो ये आपकी अनुभूति के अंतर्गत आ गया। उसके प्रति आप अच्छा अनुभव करते हो, उसको आप पसंद करते हो, तो अनुभूति आ गया, है ना। अब वो आ रहा है आपके आसपास के क्षेत्रों में, तो आप उससे मिलना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप अपनी प्लानिंग बनाओगे, मुझे कब जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से जाऊँगा, किस साधन से जाऊँगा, मोटरसाइकिल से जाऊँ या कार से जाऊँ, और किसी मेरे दोस्त को भी साथ लेके जाऊँ, है ना, किस समय में निकलूँ कि उससे मैं समय पर पहुँच जाऊँ वहाँ पर जहाँ पर वो आ रहे हैं। तो ये सभी आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग में सोचोगे, तो ये सोचने की प्रक्रिया के अंतर्गत आ गया। अब आप वहाँ पहुँच रहे हो, जा रहे हो, आपने अपने शरीर से काम करना शुरू कर दिया, आपने गाड़ी उठाई और आप रवाना हो गए, आप कार्य करना शुरू कर देते हो, तो ये किस में आएगा, ये आपका आ गया व्यवहार के अंतर्गत। ये आपको सचिन तेंदुलकर एक उत्तम क्रिकेट खिलाड़ी लगते हैं, सोचने की प्रक्रिया, लेकिन आप नहीं नहीं देखो, यह आपको सचिन तेंदुलकर एक उत्तम खिलाड़ी लगते हैं, सोचने की प्रक्रिया में आ गए, लेकिन आप न ही अच्छे खिलाड़ी हैं, न ही आप नियमित रूप से क्रिकेट खेल देखते हैं। कम पसंद या भावनाएं अनुभव होगा। तो मान लो सचिन तेंदुलकर अच्छा तो लगता है, आपको पसंद तो है, लेकिन आपको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, आप क्रिकेट नहीं तो खेलते हो, नहीं आप उसको पसंद करते हो, तो क्या उतना ही क्रेज आप में रहेगा जितना कि अगर आप क्रिकेट खेलने वाले होते, क्रिकेटर होते, तो आप तेंदुलकर से मिलना चाहते, तो उसमें क्या हो गया, थोड़ा अंतर हो गया। नहीं आप नियमित रूप से क्रिकेट देखते हैं, कम पसंद या भावनात्मक अनुभव, और इसलिए उनसे मिलने के लिए अधिक प्रयत्न न करने का निर्णय ले सकते हैं। तो आप सचिन तेंदुलकर से मिलने के लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करोगे, तो अब क्या हो गया, व्यवहार की कम संभावना हो गई, आप उनसे ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करोगे, यानी आप इतना क्रेज आप में उससे मिलने का नहीं रहेगा, या उतना उत्साह आप में नहीं रहेगा, तो यह क्या हो गया, व्यवहार की कम संभावना। अब देखो, एक ही क्रियाकलाप दे रखा है, यानी गतिविधि दे रखी है, अभिव्यक्ति के घटक। अपने प्रिय मित्र के प्रति विभिन्न पक्षों जो आप सोचते अनुभव करते हैं, यानी सोचना तथा व्यवहार करते हैं, की एक सूची तैयार करें। अभिव्यक्ति के संज्ञानात्मक, प्रभावी तथा व्यवहारिक घटकों को पहचानें, यानी आपका जो मित्र है उसके प्रति आप कैसे सोचते हैं, ठीक है, आपके उसके प्रति क्या सोचना है, अनुभव कैसा है तथा व्यवहार आप कैसा करते हैं, उसकी एक सूची तैयार करें, किसमें, संज्ञानात्मक, प्रभावी तथा व्यवहारिक घटकों की। अलग अलग विषयों की सूची तैयार करें, नीचे दी गई सूची का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनका मूल्यांकन करें। स्कूली शिक्षा, धूम्रपान, अध्यापक पीना, स्वयं भूखे रहना, नए नए लोगों से मिलना, परिवार, दोस्त, सब्जी खाना,
चॉकलेट, इन सभी 7 अंक के मापन जोड़कर एक सबसे कम पसंद से लेकर 7 सबसे अधिक पसंद तक मूल्यांकन करें। यानी आप उनमें इन चीज़ों को लेकर के वो स्कूल शिक्षा में कैसा है, अच्छा है, या आपको उसकी स्कूल शिक्षा अच्छी लगती है, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है या नहीं है, धूम्रपान करता है नहीं करता है, आपको उसके धूम्रपान करना अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता, तो इन चीज़ों को लेकर आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अब देखो इस बार चार्ट बना रखा है कि मित्र के प्रति आपका कैसा है, यानी 15 वर्षीय लड़की है, 15 वर्षीय लड़का है, तो उसके प्रति आपका किस तरह का भाव है। विभिन्न पहलुओं पर 2 व्यक्तियों का मूल्यांकन यहाँ पर किया गया है। अपने किसी मित्र को भी यही सूची मूल्यांकन करने के लिए दे। अब दोनों सूचियों की तुलना करें, वे दोनों के समानता व विभिन्नता को देखें। आप अपनी अलग सूची भी बना सकते हैं। क्या आप किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति को किसी भी एक घटक के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पाया गया है कि अभिव्यक्ति एक लंबे समय तक बनी रहती है। देखो अभिव्यक्ति क्या है, एक लंबे समय तक बनी रहती है। अभिव्यक्तियाँ विशेषकर तब बदलती है जब आप नवीन अनुभव करते हैं, यानी किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु घटना के प्रति आपकी अभिव्यक्ति यानी आपकी अच्छी पसंद जो है, पसंद नापसंद कई लंबे समय तक बनी रह सकती है। कब तक? जब तक आप कोई नया अनुभव नहीं कर लेते। मान लो किसी व्यक्ति के प्रति आपके दिमाग में सकारात्मक अभिव्यक्ति बनी हुई है कि हाँ वो व्यक्ति बहुत परिश्रमी है, या मान लो आपका कोई पड़ोसी है, उसके प्रति आपकी सकारात्मक अभिव्यक्ति है कि हाँ वो बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रमी है ना, तो आपके मन में उसके प्रति अच्छी भावनाएं बन गई, है ना। लेकिन कभी भविष्य में अगर वो कुछ गलत काम कर देता है, मान लो उसने कहीं चोरी कर ली, है ना, तो उसके प्रति तुरंत तो एक नवीन घटना हुई, आपको एक नया अनुभव हुआ कि अरे ये तो चोर भी है, ये तो गलत काम करता है, तो उस समय आपकी अभिव्यक्ति उसके प्रति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। अब आपको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि अब आपकी अभिव्यक्ति या आपका सोचने समझने का तरीका है, जो उसके प्रति जो नजरिया है वो चेंज हो चुका है। साथ ही यह लोगों की विशेषताएं होती है। तो देखो यह पाया गया है कि अभिव्यक्ति एक लंबे समय तक बनी रहती है। अभिव्यक्तियाँ विशेषकर तब बदलती है जब आप नवीन अनुभव करते हैं, यानी कि मैंने अभी एक उदाहरण दिया, आपके पड़ोसी के प्रति एक नवीन अनुभव आपने किया कि वो चोर है, ठीक है, उसने चोरी की है, उसने कोई अपराध किया, ठीक है, तो उसके प्रति एक नवीन अनुभव आपको हुआ। साथ ही ये लोगों की विशेषताएं होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप व क्षमता की होती है, जो सामाजिक तथा सामाजिक जगत के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। तो देखो विशेषताएं भी होती है, किसी व्यक्ति में अच्छी विशेषता है तो हम उसके प्रति अच्छा सोचेंगे, किसी में गलत चीज़ें हैं, गलत विशेषताएं हैं तो हम उसके प्रति हम नकारात्मक हो जाएंगे, यानी हमारी भावना उसके प्रति प्रतिकूल हो जाएगी। तो देखो ये अब वो किस तरह का व्यवहार करता है, वो घटना, वो व्यक्ति, वो वस्तु किस तरह की उसकी व्यवहार है, कैसी उसकी क्षमताएं, रुचियां हैं, समाज में, सामाजिक जगत में वो किस तरह की अंतःक्रिया करता है, उस पर भी ये निर्भर करता है। अब है अगला पॉइंट अभिव्यक्ति के कार्य, कि अभिव्यक्ति क्या कार्य करता है। हम अभिव्यक्तियों का निर्माण क्यों करते हैं। ये सामाजिक जीवन का जो है सरलीकरण करता है। तो हम अभिव्यक्ति का निर्माण क्यों करता है, क्योंकि सामाजिक जीवन का सरलीकरण करता है, समाज के जीवन को बहुत सरल बनाता है जो बहुत जटिल होता है। देखो समाज का जीवन बहुत जटिल होता है, लेकिन ये अभिव्यक्तियों को जब हम निर्माण कर लेते हैं, किसी के प्रति अच्छा बुरा भला, है ना, पसंद नापसंद का हम जब निर्माण कर लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है और अलग अलग प्रकार की जानकारी से भी भरी होती है। अभिव्यक्तियाँ हमारे जीवन के 4 महत्वपूर्ण कार्य करती है। वो 4 कार्य कौन से करती है। पहला कार्य देखो यहाँ बता रखा है, अभिव्यक्तियाँ हमें अपने आसपास के संसार को समझने देती है। देखो हम पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, ये सब देख के हम हमारे आसपास में जो भी है उस संसार को हम समझते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है ना। इसके प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है, दूसरे के प्रति हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। सकारात्मक अभिव्यक्तियाँ हमें कुछ लोगों के पास जाने में तथा उनकी बात मानने में सहायता करती है। आप अपने को आदर्श व्यक्ति के साथ पहचान सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, और इन्हीं की तरह सोचने व व्यवहार करने का ढंग अपनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। नकारात्मक अभिव्यक्तियाँ हमें ऐसे लोगों व स्थितियों से दूर करती है। देखो जो अच्छे व्यक्ति है, जो अच्छे गुणों वाले व्यक्ति है, सकारात्मक मतलब अच्छे व्यक्ति, उनके प्रति हमारी सोच सकारात्मक बनती है। ऐसे व्यक्ति के हमें पास लेके जाती है, वो हम उसके पास रहना, उसकी बातों को सुनना, है ना, उनके साथ व्यवहार करना, उनके नज़दीक रहना हमें अच्छा लगता है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत तरीका कार्य करता है, उसकी स्थिति नकारात्मक है, ठीक है ना, उसकी अभिव्यक्तियाँ नकारात्मक है ना, उसके कार्य गलत है, अपराधी तत्व है, तो हम क्या करेंगे, उससे हम दूर, उस स्थिति से हम दूर जाएंगे, उससे हम दूर रहना पसंद करेंगे। तो ये हमारी नकारात्मक अभिव्यक्ति उत्पन्न हमारे अंदर हो गई। अभिव्यक्तियाँ सामाजिक समूहों का वर्णन करने में सहायक करती हैं, जिनसे हम में से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध होता है। परिवार, मित्र समूह, धार्मिक या राजनीतिक समूह के सदस्य होने के कारण हम एक जैसी अभिव्यक्तियाँ रखते हैं जो हमें एक साथ जोड़े रखने में सहायक होती है। इसीलिए शायद हम जिस सामाजिक और राजनीतिक समूह में संबंध रखते हैं, उनके प्रति अनुकूल व दूसरे समूह के प्रति प्रतिकूल अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत करते
है। देखो, हम जिस परिवार में रहते हैं, हमारा जो समाज होता है, हमारा जो सामाजिक समूह होता है, सामाजिक समूह में क्या क्या आया, है ना? जो प्रत्येक व्यक्ति का होता है, प्रत्येक व्यक्ति का परिवार भी होता है, उनके मित्र समूह भी होते हैं कुछ ना कुछ। वो एक धार्मिक आस्था भी रखता है, किसी न किसी धर्म को मानने वाला होता है, किसी न किसी राजनीतिक समूह को मानने वाला होता है, उनके वो किसी न किसी रूप से सदस्य भी वो होते हैं, ठीक है? तो ये उनकी, जब वो एक परिवार में रहते हैं, एक जैसे उनके मित्र होते हैं, वो एक जैसे धर्म को मानने वाले होते हैं, एक जैसे राजनीतिक समूह में रहने वाले होते हैं, तो उनकी अभिव्यक्तियाँ भी एक जैसी होती है। तो ये जो है किसी दूसरे धार्मिक समूह, किसी दूसरा परिवार, कोई दूसरा, कोई किसी और कन्या का मित्र, उनके प्रति वो, उनकी अभिव्यक्ति उतनी गहरी नहीं होती जितनी कि वो उन अपनों के प्रति होती है। अभिव्यक्तियां हमें हम कौन हैं या अपनी पहचान को समझने में भी सहायक सिद्ध होती है। अभिव्यक्तियां मूल्यों तथा आत्म संपत्तियों को व्यक्त भी करती है, यानी हमारे क्या मूल्य है, हमारी खुद की आत्म संपत्ति यानी हमारे खुद का क्या विचार है, उसको व्यक्त करती भी है। उदाहरण के रूप में कुछ लोग एकता को अधिक महत्व देते हैं और वहीं कुछ लोग स्वतंत्रता या करुणा को अधिक महत्व देते हैं। ईमानदारी के प्रति महात्मा गांधी की अभिव्यक्ति, एक गरीबी तथा जरूरतमंदों के प्रति मदर टेरेसा की चिंता सर्वविदित है। अभिव्यक्तियां हमें दूसरों में से सहायता, प्रशंसा व स्वीकृति प्राप्त करने में भी सहायक होती है। समान अभिव्यक्ति वाले व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। देखो, समान सोच वाले, समान समझ वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उनके साथ हमारी पड़ती है। जैसे कि मान लो आपका कोई दोस्त है या आपका कोई परिवार में कोई सदस्य है, उनके साथ आपकी ज़्यादा क्यों पड़ती है? क्योंकि जैसा नज़रिया सोच आपके, वैसा नज़रिया सोच उसकी होगी, तो आपकी अच्छी उससे बनेगी, है ना? तो यही है कि अभिव्यक्तियां हमें दूसरों से सहायता लेने, प्रशंसा व स्वीकृति प्राप्त करने में भी सहायक होती है। समान अनुभूतियों वाले, अभिव्यक्तियों वाले व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित भी होते हैं। उदाहरण थे, आप और आपके दोस्त एक जैसी रुचि और अभिव्यक्ति रखते हैं, तभी तो आप दोस्त बने। जब एक जैसी रुचि रखते हो, एक जैसी आप अभिव्यक्ति रखते हो, तभी आप में दोस्ती हुई है, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और इसीलिए अपनी दोस्ती को बनाए रखना आपके लिए आसान है। इस प्रकार अभिव्यक्तियां हमें अपनी सामाजिक अंतःक्रिया में सहायता करती है। अब ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं कि अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु का सकारात्मक मूल्यांकन है। ये वाक्य सही है, गलत? तो ये वाक्य सही है। एक वस्तु अभिव्यक्ति के प्रति संवेग अभिव्यक्ति का प्रभावी घटक है। तो संवेग क्या एक प्रभावी घटक है? तो ये भी सही है। अभिव्यक्ति थोड़े समय के लिए होती है? नहीं, अभिव्यक्ति तो लंबे समय के लिए होती है, हमने पढ़ा था। लेकिन जब वो नवीन परिस्थिति आती है तब वो बदलती है। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। चलो आगे देखते हैं। अभिव्यक्ति हमें स्वानुभव प्रदान करती है। तो ये वाक्य सही है। जब हम अभिव्यक्ति करते हैं तो हमें अनुभव तो प्राप्त होता ही है। विशिष्ट अभिव्यक्तियां होना हमें दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने में सहायता करती है। देखो, ये वाक्य भी सही है। अगला है अभिव्यक्ति का निर्माण व परिवर्तन, कि अभिव्यक्ति का निर्माण और परिवर्तन किस तरह से होता है। इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि अभिव्यक्ति का निर्माण कैसे होता है और कैसे उसमें परिवर्तन होते हैं। ऐसे कौन कौन से, है ना, कुछ क्रियाएं होती है जिसकी वजह से अभिव्यक्ति होती है। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि अभिव्यक्ति को मुख्य रूप से दूसरों से बातचीत तथा व्यक्तिगत अनुभव द्वारा ही सीखा जा सकता है। अधिकतर बच्चे अपने माता पिता की अभिव्यक्ति को ही अर्जित करते हैं, यानी उनके जो माता पिता जिस तरह की सोच समझ रखते हैं, है ना, उसी को उसके बच्चे भी ग्रहण करते हैं। क्या आपकी माँ आपको अजनबियों से बात करने के लिए मना करती है? क्या आप अपने दादा दादी या माता पिता की तरह धार्मिक हैं? तो ये भी क्या, ये अभिव्यक्तियाँ ही हो गई, उसके प्रति आपको उसी प्रकार की अभिव्यक्ति हो गई है। अब देखो, अभिव्यक्तियाँ किस तरह से निर्माण होती है। पहला है सीधा संपर्क। तो नाम से पता चल रहा है हम किसी व्यक्ति से सीधे रूप में मिलेंगे, ठीक है, उससे सीधी संपर्क होगी, या किसी वस्तु से हम सीधे रूप में संपर्क करेंगे तो हम उसके बारे में जान पाएंगे। आपने पहले के पाठ में यह पढ़ा कि तटस्थ वस्तु प्रतिष्ठित प्रेरक प्रतिक्रिया के साथ जुड़ती है। बार बार प्रेरक के साथ जुड़ने से सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं प्रकट होती है। प्रेरक यानी जिनसे हम बार बार जुड़ते हैं, जिनसे हम बार बार मिलते हैं, वो प्रेरक कहलाता है ना। तो प्रेरक के साथ जुड़ने से सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं प्रकट होती है। वस्तु अभिव्यक्ति में भी ऐसी ही भावनाएं होती है। उसमें क्लासिकल अनुभव सम्मिलित होता है। पार्ट नंबर 5 में हमने क्लासिकल अनुभव पढ़ा था, यानी कि अनुबंधन वाली प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। तेज खुशबू, स्वाद तथा इंद्रियों से संबंधित जानकारी शक्तिशाली भावनात्मक प्रतिक्रियाएं ला सकती है। उदाहरण थे, एक बच्चा अंकुरित अनाज खाता है और उन्हें नापसंद करता है, तो यह संभव है कि उसी रंग और स्वाद की चीज़ों को भी वह नापसंद ही करेगा।
अगला है सीधा निर्देश। माता पिता, अध्यापकों या नेताओं द्वारा दिए गए निर्देश विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। हमारे माता पिता, अध्यापक, हमारे कुछ नेता जिनको हम पसंद करते हैं, है ना, वो अगर जिस तरह की बात हमें बताते हैं, जिस तरह के विचार हमारे सामने लगते हैं, तो हम उनकी बातों को मान लेते हैं। माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं कि धूम्रपान करना और मद्यपान अस्वास्थ्यकर है। अध्यापक भी इसी अभिव्यक्ति को सुदृढ़ करते हैं, यानी इसी अभिव्यक्ति को अध्यापक भी बताते हैं और इसको मजबूत करते हैं। इससे शायद बच्चा धूम्रपान में मद्यपान के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति बना सकता है। तो बच्चे में क्या बन जाएगी कि हरा ये चीज़ तो क्या है, गलत है, इनको हमें सेवन नहीं करना है, तो उस वस्तु के प्रति उसकी नकारात्मक अभिव्यक्ति बन जाएगी। दूसरों से बातचीत, हम दूसरों से बातचीत करेंगे तो भी हमारी अभिव्यक्ति बनती है। हम अधिकतर दूसरों के साथ एक समूह में रहते हैं और अपने समूह की मनोवृत्तियों को ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके दोस्तों के समूह को ऐसा लगता है कि काले रंग की जीन्स व चेन से सजी हुई कमीज पहनना ठंडक देता है, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि इस तरह के कपड़े पहनना ठंडक देता है। इसी तरह अगर आपके दोस्त ये सोचते हैं कि धूम्रपान करना या शराब पीना कूल है, तो शायद आप अपने माता पिता व अध्यापक की बात न सुने और अपने समूह की बात से ही सहमत हो। तो दूसरों से बातचीत करते, मान लो आपके समूह में आपके दोस्त ये कहते हैं काली पैंट पहनना ठंडक देता है, काली जीन्स पहनना ठंडक देता है, तो ये तो हमें पता है कि काली चीज़ तो क्या करेगी, गर्म करेगी, है ना, गर्मी प्रदान करती है, गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करती है, धूप को ज़्यादा अवशोषित करती है। लेकिन अगर दोस्तों के समूह में सब बातें हो रही तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, अरे मैं भी काली पैंट पहनूँ, ठीक है ना। जैसे कि दोस्त वगैरह धूम्रपान कर रहे हैं, शराब पीने, कहते हैं अरे कूल होता है शराब पीने से, तो मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है, या टेंशन खत्म हो जाती है। तो जो माता पिता ने, अध्यापक ने जो अब तक जो चीज़ें सिखाई थी ना, कि धूम्रपान, मादक पदार्थों का सेवन तो गलत चीज़ें होती है, तो वो कहीं की कहीं रह जाएगी और आप उनकी बातों में आ जाओगे और आप भी वैसा ही करने लगोगे। तो समूह का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है या किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना पर पड़ता है। आप इसी तरह के व्यवहार को अपना लेंगे, क्योंकि यह व्यवहार आपको आपके दोस्तों से मिला है। तो एक दूसरों से बातचीत करने से मिला, समूह से मिला, तो ये आपको दोस्तों से मिला है। एक समूह के सदस्य के रूप में इसे प्रशंसा, सहमति तथा संतुष्टि कहते हैं। इस तरह के कार्य आपको अच्छा महसूस करवाते हैं। आपके तो देखो, एक समूह के सदस्य के रूप में इसे प्रशंसा, सहमति, संतुष्टि कहते हैं कि आप समूह में सभी लोग उसी के प्रति प्रशंसा करेंगे, उस वस्तु, मतलब शराब की प्रशंसा करेंगे, है ना, उसको वो सहमति भी प्रकट करेगी कि हाँ ये पीना कूल करता है, ठीक है, और वो लोग सब संतुष्ट भी हो गए। तो इस तरह के कार्य को से वो अच्छा महसूस करते हैं, ये करवाते हैं और आपके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं तथा आपकी अभिव्यक्ति को भी मजबूत बनाते हैं। पुरस्कार के प्रयोग में नैमित्तिक अनुकूलन शामिल है। पुरस्कार व सजा देने की प्रक्रिया से बच्चों को विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति सीखने में सहायता मिलती है। मान लो कोई पुरस्कार दिया जाए कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा, तो उससे वो बच्चा उस काम को करने लग जाता है। तो विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति हम उसको सिखा सकते हैं पुरस्कार और दंड के जरिए। अगला है प्रेक्षेपण द्वारा सीखना। प्रेक्षण द्वारा भी सीखा जाता है। प्रेक्षण यानी कि देखकर हम किसी चीज़ को सीखते हैं। अभिव्यक्तियाँ बहुधा दूसरों द्वारा किए जा रहे कार्य देखकर भी सीखी जाती है। क्या आपको याद है जब आप बच्चे थे किस प्रकार आपके दादा दादी रोज भोजन खाते थे, रोज भजन गाते थे सॉरी, देखो ना जब आप बच्चे थे किस प्रकार आपके दादा दादी रोज भजन गाते थे। अब बड़े होकर शायद आपको भी वह भजन अच्छे लगते हैं और किस प्रकार एक आवारा कुत्ते को देखकर आपकी माँ की प्रतिक्रिया होती थी। अगर वह उसे देखकर डरती है और उससे दूर भागने जाने का प्रयास करती थी, तो आप में भी वह अभिव्यक्ति विकसित हुई होगी। अगर वो उससे डरती थी, दूर भागती है, तो आप में भी वही तरीका, आप में भी वही अभिव्यक्ति ना विकसित हो गई कि हमारे कुत्तों को देखकर दूर भागना है या उससे दूर जाना है। साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली, मीडिया, विशेषकर टीवी, है ना, फिल्में, मैगजीन और अखबार, ये सब अभिव्यक्ति निर्माण को प्रभावित करते हैं। हम जब टीवी देखते हैं, कुछ विशेष धारावाहिक हम देखते हैं, फिल्में देखते हैं, मैगजीन, अखबार अगर हम पढ़ते हैं, तो हमारी जो अभिव्यक्ति, हमारी पसंद नापसंद को भी ये कुछ निर्माण करती है, उसको भी हम हमारी अभिव्यक्ति को ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। छोटी उम्र के बच्चे जो टीवी पर देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। विज्ञापनदाता इसका लाभ उठाते हैं और बच्चों की अभिव्यक्तियों को अपने द्वारा बेचे जाने वाली वस्तुओं के अनुकूल ही बना देते हैं। आपने ये ध्यान दिया होगा कि अधिकतम कंपनियां व संस्थाएं विज्ञापनों पर लाखों रुपए खर्च कर देती है ताकि वे लोगों की अभिव्यक्तियों अपने अनुकूल बदल सके। मतलब मान लो कि, है ना, विज्ञापन वगैरह कुछ ऐसी विज्ञापन किसी वस्तु का, मान लो कोई, है ना, क्रीम का विज्ञापन आ रहा है ना, और जो छोटे बच्चे हैं उसके प्रभावित हो जाते हैं, किशोर किशोरियाँ प्रभावित हो जाती है कि चलो ये क्रीम लाने से तो ऐसा होगा, मैं गोरा हो जाऊंगा, है ना, या मैं ये चीज़ खाऊंगा, ये मतलब
जो इस तरह के मल्टीपल सप्लीमेंट्री आती है जिससे खाने से बॉडी बनती है, तो इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो तो फिर उसको खरीद के लाते हैं, तो विज्ञापनदाता के तो क्या होगा, उनकी वस्तु बिकेगी। तो ये जो कंपनियाँ क्या करती है, विज्ञापनों पर ज़्यादा पैसा खर्च करती है, वो आकर्षित से आकर्षित विज्ञापन देना चाहती है ताकि जो ये लोग हैं उनके विज्ञापनों से क्या हो, उनकी अभिवृत्ति चेंज हो और उस वस्तु के प्रति उनकी पसंद बन जाए और उसको वो खरीद ले। अगला है अभिवर्तियों में बदलाव। अब किस तरह से अभिवर्तियों में बदलाव आता है, तो अभी हमने देखा कि अभिवर्तियों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब है बदलाव उसमें कैसे होता है। हम अभिवर्तियों की प्रकृति व उसके निर्माण के बारे में पढ़ चुके हैं। अभिवर्ती एक बार बन जाए तो उसे बदलना कठिन होता है, लेकिन अभिवर्ती सीखी जाती है, इसीलिए नई नई सीख के साथ उसे बदला जा सकता है। अभिवर्तियों में बदलाव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो अभिवर्ती में बदलाव जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है स्रोत। जो व्यक्ति संदेश देता है वह संचारक कहलाता है, यानी जो व्यक्ति में संदेश देता है वो कहलाता है संचारक। अभिवर्ती बदलने की संभावना तब सबसे अधिक होती है जब संदेश किसी विशेषज्ञ द्वारा दिया जाए, यानी हाँ मान लो हमारे किसी के प्रति कोई नज़रिया है, कोई सोच है ना। अब उसके प्रति हमारा नज़रिया कब बदलेगा, हमारी सोच या हमारा विश्वास कब बदलेगा, जब कोई विशेषज्ञ आएगा, कोई और अच्छा जानकार आएगा, उसके प्रति हमारा विश्वास है और उसके प्रति कोई उसने कुछ बात बताई तो उसके प्रति हमारा विश्वास बदलेगा या फिर हमारी अभिवृत्ति उसके प्रति चेंज हो जाएगी। तो संदेश किसी विशेषज्ञ द्वारा दिया जाए जो विश्वसनीय, आकर्षक और संदेश ग्रहण करने वाले व्यक्ति जैसे होते हैं। इस प्रकार अगर सचिन तेंदुलकर किसी विशेष पेय के लिए विज्ञापन करते हुए ये कहते हैं कि उससे उन्हें ताकत मिलती है, तो उसका लक्षित जन समूह युवा बच्चों का होगा जो उन्हें खेल जगत में अपना आदर्श मानते हैं। तो देखा ना, सचिन तेंदुलकर मान लो कोई पेय पदार्थ होता है, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक होती है, कोई पेय पदार्थ होता है जिससे क्या ताकत बढ़ती है, अगर वो उसका विज्ञापन देता है तो बच्चे उसी को लेके आएंगे। जो क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चे होंगे, है ना, तो वो ये जन समूह जो क्रिकेट पसंद करता है, जो सचिन तेंदुलकर को पसंद करता है, तो वो जिस पेय पदार्थ का विज्ञापन दे रहा है तो उसको वो आदर्श मानेंगे और उसको खरीद कर भी लाएंगे। ऐसे में यह भी बच्चे पर पेयजल खरीदना चाहेंगे। तो ऐसे में यह सभी बच्चे क्या करेंगे, वही पेयजल खरीदना चाहेंगे जिसको सचिन तेंदुलकर ने विज्ञापन दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि इसे पीने के बाद वे सचिन की तरह खेल पाएंगे। अगला है संदेश। संदेश की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे अभिवर्ती बदलने के लिए जानकारी प्राप्त होती है। संदेश हमेशा स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूप में होना चाहिए। जिन संदेशों में चिंता एवं भय होता है वह अधिक प्रभावी होते हैं। जैसे एक विज्ञापन में दिखाया जाता है कि तन से आने वाली दुर्गंध से आपके दोस्त आपसे दूर भागेंगे, या किसी विशेष साबुन से नहाने से आपके पास दोस्त की लाइन लगी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, जो जिसको इतनी थोड़ी समझ नहीं होती, वो इन्हीं वस्तुओं को, इन्हीं साबुन को खरीद कर लाएंगे। तो एक संदेश दिया, तो संदेश भी हमारे अभिवर्ती को जो है परिवर्तित करता है, ये बदलता है। अगला है व्यक्ति। किसी भी व्यक्ति के अभिवर्ती बदलाव में उसकी विशेषता ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अभिवर्तियों जो मजबूत, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण, जटिल व एक दूसरे से संबंधित हो, उन्हें बदलना कठिन होता है। इस तरह परिवार के प्रति आपकी अभिवर्ती बदलना कठिन होता है, किसी साबुन या पेयजल के लिए नहीं। देखो, अगर किसी साबुन या पेयजल के प्रति आपकी अभिवर्ती तुरंत बदल सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति अभिवर्ती बदलना थोड़ा कठिन होता है। किसी व्यक्ति के प्रति जो आपकी अभिवर्ती पहले से बनी हुई है उसको तुरंत चेंज करना कठिन होता है। इस प्रकार कौन यानी संचालक क्या यानी संदेश कहता है, किससे यानी प्राप्तकर्ता कौन है, किससे से ही पता चलता है कि अभिवर्तियों में बदलाव होगा या नहीं। दूसरे क्या कहते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। विज्ञापन उद्योग का लक्ष्य होता है किसी विशेष वस्तु या सेवा के प्रति लोगों की अभिवृत्ति बदलना। तो विज्ञापनदाता जो भी होता है, जो भी एडवर्टाइज आती है, चाहे टेलीविजन में आए चाहे अखबार में आए, उनका विशेष लक्ष्य क्या होता है कि लोगों की अभिवृत्ति को बदलना। अपने विज्ञापनों में अभिवृत्ति बदलाव के लिए वह इन्हीं 3 कारकों का प्रयोग करते हैं। अब एक क्रियाकलाप दे रखा है कि क्रियाकलाप 2 अभिवृत्ति बदलना या अभिवर्ती बदलाव। अभिवर्ती में बदलाव तब आसान होता है जब संदेश लोगों की भावनाओं से खेलता है। शरीर के चित्रों वाले विज्ञापन यानी टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं से चुने और 15 से 16 आयु वर्ग के किशोरों को लक्षित करें। यानी आपको 15 से 16 आयु के जो किशोर उसको लक्षित करके ही वो विज्ञापन देना है। अभिवर्ती के 3 कारकों के आधार पर मूल्यांकन करें। अभिवर्ती का कौन सा कारक विज्ञापन के संदेश में सबसे अधिक प्रबल है। क्रियाकलाप 3 अभिवर्ती बदलाव। अपने शहर की उस पत्रिका को चुने जिसका पाठकगण सबसे अधिक है, यानी उस पत्रिका को चुनना है, उस अखबार को चुनना जिसको लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। पत्रिका के सारे विज्ञापनों पर चिन्ह लगा दे। विज्ञापन में प्रयोग होने वाले शब्दों व चित्रों को ध्यान से देखें। अब अभिवर्ती बदलाव के तीनों स्रोतों को विज्ञापन में ढूंढें।
स्रोत देने वाला व्यक्ति यानी कि सूचना देने वाला व्यक्ति, जो संदेश दिया गया है और जिस व्यक्ति के लिए संदेश तैयार किया गया है। अब तक तालिका बनाएं और बार बार घटित होने वाले स्रोत को ढूंढें। विज्ञापनदाता अपने उत्पादकों को बेचने के लिए अधिकतर मानवीय प्रेरकों आवश्यकताओं को विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। पाठ 5 में अभिप्रेरणा और संवेग में अपने आपने कई प्रकार के प्रेरकों के बारे में पढ़ा होगा। दैहिक जरूरतें, आत्मसम्मान की जरूरतें, सामाजिक प्रतिष्ठा की जरूरतें तथा औरों के बीच आत्मसिद्धि। प्रत्येक विज्ञापन में इन आवश्यकताओं को इंगित कीजिए। इंगित आवश्यकताओं में से प्रत्येक बार आने वाले आवश्यकता की सूची बनाइए। यह परियोजना आपको यह बताएगी कि किस प्रकार विज्ञापनदाता लोगों की अभिव्यक्तियों में बदलाव के लिए आधारित और गौण जरूरतों का प्रयोग करते हैं। अब ये कुछ प्रश्न दे रखे सही गलत के कि सीखना अभिव्यक्ति के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो देखो, सीखना जो है अभिव्यक्ति के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये वाक्य सही है। हम जिस समूह में से संबंध रखते हैं उसकी जैसी अभिव्यक्तियों को अपनाने के लिए झुकाव रखते हैं। तो हाँ, उसकी जैसी अभिव्यक्ति बनाने में क्या रखेंगे, झुकाव रखेंगे। तो ये वाक्य भी सही है। जिन संदेशों से चिंता और डर होता है वे अप्रभावी होती है। ये वाक्य गलत है। जिन संदेशों से चिंता और डर होता है तो वो तो प्रभावी होती है। मान लो किसी वस्तु के प्रति हमें चिंता हो गई तो वो हम पर ज़्यादा प्रभाव डालेगी, ठीक है। तो ये तो अप्रभावी होते हैं, अप्रभावी नहीं होती है, प्रभावी होती है। तो ये वाक्य गलत दे रखा है। अगला वाक्य है चौथा, अभिव्यक्ति में बदलाव लाया जा सकता है अगर संदेश किसी विशेषज्ञ द्वारा दिया जाए। तो ये वाक्य भी सही है। पांचवा है, अभिव्यक्ति जो मजबूत और व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हो उसे बदलना कठिन होता है। तो ये वाक्य भी सही होता है। अगला है पॉइंट है 15.3, अभिव्यक्तियों और व्यवहार में संबंध। देखो, इस पॉइंट को हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जो अब तक मैंने जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस पाठ को पढ़ोगे, अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़े, वीडियो से पढ़े, बार बार उसको देखेंगे, 2-3 बार पढ़ोगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभिव्यक्ति के बारे में हमने इसमें पढ़ा। तो अब आपका काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक भी करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप लिख के भेज सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।